द जुपिटर क्लासेज में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। जो फर्स्ट वीडियो हम 10वीं कक्षा के लिए डाले थे कल, उसका प्रीव्यू देखने के बाद ऐसा लग रहा है अंदर से इतना अच्छा लग रहा है कि आप लोग जो इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना मतलब वीडियो को पसंद कर रहे हैं, मिजाज एकदम गदगद हो गया है। मिजाज जो है एकदम गदगद हो गया है, अंदर से एकदम दिल खुश हो गया है वीडियो देख करके, वीडियो का व्यू देख करके। तो चलिए देर ना करते हुए आज का सेशन जो है स्टार्ट करते हैं। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था प्रकाश के परावर्तन का, उसका क्लास 2 आज स्टार्ट करते हैं। और कल जो 20 क्वेश्चन किए थे उससे आगे बढ़ते हैं। आज 21वें क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक बात और बता देते हैं कि आप लोग को अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग को अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग के लिए हमेशा हम प्रतिदिन लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। बस आप लोग ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहिए। आगे हम इस तरह के वीडियो और लाते रहेंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, पहला प्रश्न है कि 20 सेंटीमीटर के फोकस दूरी वाले 20 सेंटीमीटर के फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य प्रकाश के सामने रखा जाता है। इसके सामने दूरी पर रखी माचिस की तीली जल उठती है का मान क्या है। कह रहा है कि माचिस को कहाँ रखा गया है, माचिस की तीली को कहाँ रखा गया है। तो देखिए, एक बात समझेंगे, यहाँ पर ये वाला मान लेते हैं कि ये वाला अवतल दर्पण है। यहाँ पर सूर्य है। माचिस की तीली को कहाँ सामने रखना है, यही बताना है कि दर्पण से कितना दूरी पर माचिस की तीली को रखा जाए ताकि वह जल जाए। चाहे जल जाती है तो हम जानते हैं कि सूर्य से जो प्रकाश की किरणें आती है वह समांतर पड़ती है। और ये भी जानते हैं कि जब समांतर किरणें अवतल दर्पण पर पड़ती है तो वह एक जगह पर प्रधान अक्ष को जा करके काटती है, यानी कि प्रधान अक्ष को एक बिंदु पर आकर काटती है। और वहाँ पर प्रकाश जो होता है ना, इतना एकत्रित हो जाता है कि वहाँ की प्रकाश की तीव्रता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर उस स्थिति में वहाँ पर तीली को रखा जाता है तो वह जल जाता है। वहाँ पर तीली रखते हैं, माचिस की तीली रखते हैं तो जल जाता है। और इस प्रश्न में दिया है कि अवतल दर्पण का जो ध्रुव है और फोकस है उसके बीच की दूरी कितना दे रखा है, तो कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर है। और इसका मतलब है कि माचिस की तीली को फोकस पर रखेंगे तभी जल जाएगी, अर्थात यहाँ रखने पर ही माचिस की तीली जलेगी। तो इसका आंसर जो होगा, माचिस की तीली को कहाँ रखेंगे, तो फोकस पर रखेंगे। आप फोकस दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है, फोकस पर अभिसरित करने वाला किरण परावर्तन के बाद समानांतर किरण पुंज में बदल जाता है। कह रहे कि अवतल दर्पण से कि उत्तल दर्पण से कि दोनों से कि किसी से नहीं। कह रहे कि दोनों में से कोई नहीं। तो एक बात समझाते हैं, बढ़िया से समझ लीजिए। देखिए, ये वाला मान लेते हैं कि अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण में आप समझिएंगे कि जब प्रकाश की किरणें समांतर आती है, अवतल दर्पण पर पड़ती है, तो फोकस से होकर गुजर जाती है। यानी कि प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसी को मुख्य फोकस कहते हैं। अब उत्तल दर्पण में समझते हैं। उत्तल दर्पण में क्या होता है, मान लेते हैं कि ये वाला उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में जो फोकस होता है वह कलई किया हुआ भाग के तरफ होता है, यानी कि परावर्तक सतह के पीछे होता है। तो इधर फोकस हो गया। इसमें जब प्रकाश की किरणें समांतर आती है तो वह परावर्तित होने के बाद दर्पण से टकरा करके वापस लौट जाती है, जिसको पीछे की ओर मिलाते हैं तो एक जगह प्रधान अक्ष को जा करके मिलती हुई प्रतीत होती है, जिसको फोकस कहा जाता है। अब कह रहा है कि जब उल्टा समझेंगे, जब फोकस पर किरण जा रहा है, कह रहा है कि जब दर्पण पर फोकस पर किरण जा रहा है, ऐसे जाने का मतलब लग रहा है कि फोकस पर आ रहा है तो यहाँ से समांतर निकल जाएगा। और जब इसमें कह रहा है कि फोकस पर आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ से जब फोकस से निकलेगा तो इधर चला जाएगा। यानी कि अवतल दर्पण में भी समांतर होता है और उत्तल दर्पण में भी समांतर होता है। जो किरणें अवतल में या उत्तल में समांतर आती है वह फोकस पर काटती है या फोकस पर काटती हुई
प्रतीत होती है, उत्तल दर्पण में काटती हुई प्रतीत होती है, अवतल दर्पण में डायरेक्ट काट देती है। तो दोनों में समांतर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा अवतल भी हो जाएगा, उत्तल भी हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ए भी सही है, बी भी सही है, तो इसमें दिया है ऑप्शन सी नंबर, तो दोनों सही है। ठीक है, आगे प्रश्न बढ़ाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, वास्तविक वस्तु, वास्तविक वस्तु, हम लोग वास्तविक वस्तु है, कह रहे हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करना है। वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त नहीं बनाता है। कह रहा है कि कौन दर्पण ऐसा है कि जो वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है। तो देखिए समझिए, जो समतल दर्पण है, जो समतल दर्पण है, समतल दर्पण हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनाता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। कौन सा? काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। एक और समझेंगे, काल्पनिक बनाता है और कौन सा बनाता है? सीधा बनाता है, सीधा बनाता है। एक और समझते हैं कि जो अवतल दर्पण होता है, ये वाला अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण जो होता है वह हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। एक बात और समझते हैं, एक जगह एक बार एक कंडीशन में केवल नहीं बनाता है। कब? जब अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच अगर वस्तु को रख देते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो होता है इस स्थिति में काल्पनिक होता है, इस स्थिति में काल्पनिक होता है। लेकिन जब उत्तल की बात करेंगे, उत्तल दर्पण की बात करेंगे, उत्तल दर्पण की बात करेंगे, उत्तल दर्पण की, तो इसके सामने जब वस्तु रखते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब होता है उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में वो हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। कहने का मतलब है कि वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब किस दर्पण में नहीं बनता है। तो देख रहे हैं कि खाली इसी में बनता है। ये कौन सा दर्पण है? तो ये आपका अवतल है। अवतल दर्पण में केवल वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, हालांकि काल्पनिक भी बनता है, लेकिन इन दोनों में यानी कि समतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो इसका जो आंसर होगा, ये करे कि वास्तविक प्रतिबिंब कौन नहीं बनाता है? तो ये भी नहीं बनाता है, ये भी नहीं बनाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा समतल दर्पण और कौन सा? उत्तल दर्पण। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, ठीक है, देखिए समझिए बढ़िया से। अदीप्त वस्तु है, अदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? अदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? तो अदीप्त वस्तु वैसी वस्तु जिसमें कोई अपना प्रकाश नहीं है, उसको कहते हैं अदीप्त वस्तु। तो यहाँ पर देखो चांद है, चांद लिखा हुआ है। आपका ए ऑप्शन क्या है? चांद। बी ऑप्शन है सूर्य। सी ऑप्शन क्या है? तारे। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बता देते हैं, सूर्य भी एक तारा है, सूर्य भी एक तारा है। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा सूर्य है। ये तारे तो खुद लिखा हुआ है, तो तारे का खुद का प्रकाश होता है, तारे का खुद का प्रकाश होता है। जिसका खुद का प्रकाश हो उसे दीप्त वस्तु कहते हैं। तो सूर्य और तारे दोनों जो है दीप्त वस्तु है। और चांद जो है, चंद्रमा, इसका अपना प्रकाश नहीं है, इसलिए चांद जो है कौन सा वस्तु है? अदीप्त वस्तु। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? ए, चांद। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एकदम देखिए, बिल्कुल यहां पर ध्यान रहना चाहिए। गोलीय दर्पण में ध्रुव के निकट, गोलीय दर्पण कहने का मतलब समझिए, गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का। कौन कौन? तो एक होता है अवतल दर्पण, एक कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण में ध्रुव के निकट स्थित बिंब का आवर्धन क्या होता है? तो बता देते हैं कि अवतल दर्पण ये वाला जो हो गया, इसको काटने वाला जो प्रधान अक्ष होता है, जिस बिंदु पर काटता है उसी को ध्रुव कहते हैं, उसी को ध्रुव कहते हैं। और उत्तल दर्पण में भी यही होता है, उत्तल दर्पण में भी यही होता है। जिस बिंदु पर दर्पण को प्रधान अक्ष काटता है, प्रधान अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, केवल माना गया है इसको, ये ध्रुव है। कह रहा है कि यहाँ पर अगर वस्तु को रख देंगे, यहाँ पर अगर वस्तु को रख देंगे, आवर्धन का मतलब बताते हैं। आवर्धन क्या है? आवर्धन को एम से सूचित किया जाता है, आवर्धन को एम से सूचित करते हैं। आवर्धन बराबर क्या होता है? एच डैश बटा एच, यानी कि एच डैश क्या है? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई,
प्रतिबिंब की ऊंचाई। जो शीशा देखते हैं ना, उसमें जो बनता है, जो दिखता है वो प्रतिबिंब है, उसका हाइट कितना है और वस्तु का हाइट कितना है, वस्तु की ऊंचाई। इसी को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। तो आवर्धन कह रहा है कि ध्रुव के सामने वस्तु को रख देंगे एकदम सटा करके। गोलीय दर्पण का मतलब अवतल में भी या उत्तल में भी। तो पूछ रहा है कि एम का मान कितना आएगा, तो जितना वस्तु का हाइट होगा उतने आकार का प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि वस्तु की हाइट और प्रतिबिंब की हाइट अगर दोनों एच डैश का मान है, एच का मान दोनों बराबर हो जाएगा तो ये कट जाएगा और कट करके एम का मान कितना आ जाएगा 1। और 1 में इधर प्लस माइनस भी लगाना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल प्लस। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, 1। कौन सा हो जाएगा, 1। ए नंबर आपका सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश किरणें है, प्रकाश किरणें है, प्रकाश का जो किरण होता है जिसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ये वास्तव में है क्या, ये वास्तव में है क्या। तो प्रकाश की किरणें, मान लेते हैं कि टॉर्च है, यहाँ से प्रकाश किरणें निकल रहा है, तो पता है क्या है प्रकाश किरण क्या है। तो प्रकाश यहाँ से एक बिंदु है, प्रकाश किरण जो है एक बिंदु का रूप है, जिसको आगे आप लोग चलेंगे तो बताएंगे कि उसको क्या कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है। यही धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है, ये वाला यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से आएगा, तो लगेगा कि प्रकाश जो है एक सीधी रेखा में जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, प्रकाश किरण क्या है, तो प्रकाश का एक बिंदु पथ है, बिंदु जिस पर जा रहा है। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 27वां प्रश्न देखिए, किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, किरणों के समूह को क्या कहा जाता है। तो बताए हैं किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, प्रकाश पुंज नहीं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, किरण पुंज हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा बताइए, किरण पुंज कौ प्रकार का, तो किरण पुंज आपका 3 प्रकार का। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। कौन कौन, समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, उसके बाद कौन सा है, अपसारी किरण पुंज, और ये कौन सा है, एक और कौन सा है, अभिसारी किरण पुंज। कौन सा है, अभिसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज में किरणें जो होती है वह एक दूसरे के समांतर चलती है। अपसारी किरण पुंज में एक बिंदु प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें चारों तरफ बाहर निकलती हुई प्रतीत होती है। और अभिसारी किरण पुंज में सभी बिंदु से प्रकाश की, चारों तरफ से प्रकाश की किरणें लगता है कि एक बिंदु पर आकर के इकट्ठा हो रहा है। ऐसा होता है अवतल दर्पण में, ऐसा होता है उत्तल दर्पण में, और ये वाला होता है समांतर दर्पण में। किसमें, समांतर दर्पण में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान कितना होता है, आवर्धन का मान कितना होता है। अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान कितना होता है। यानी m बराबर पूछ रहा है कि h डैश बटा h क्या होता है। तो इसका जो आंसर होगा वह कौन सा होता है, ऋणात्मक होगा। कौन सा होगा, ऋणात्मक होगा। कौन सा होगा, ऋणात्मक होगा। क्यों होगा ऋणात्मक, क्योंकि कह रहा है इसमें क्या, उल्टा, उल्टा कहेगा तो क्या होगा, ऋणात्मक, और सीधा कहेगा तो क्या होगा, धनात्मक। कि कल भी बताए थे, कल वाला वीडियो आप लोग ध्यान से देखे हैं तो याद आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए, अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए, आभासी का मतलब काल्पनिक, आभासी का मतलब काल्पनिक, कह रहा है कि अवतल दर्पण में काल्पनिक और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान होता है। आवर्धन का मान क्या होगा, क्या कह रहा है, सीधा, सीधा कहेगा तो क्या हो जाएगा, आवर्धन का मान पॉजिटिव। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, प्लस। क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि आवर्धन बराबर क्या होता है, वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई, यानी कि h डैश बटा में h। जब दोनों सीधा सीधा रहेगा, वस्तु तो सीधा रखना है, और उसके सापेक्ष यदि प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो
प्लस में आएगा, अगर प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो माइनस में आएगा। उल्टा बनने का मतलब प्रधान अक्ष के नीचे प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनने का मतलब प्रधान अक्ष के ऊपर बनेगा। अच्छा, एक काल्पनिक और वास्तविक में क्या अंतर है? तो काल्पनिक जो होता है वह दर्पण के पीछे बनेगा, वास्तविक जो होगा वह दर्पण के सामने बनेगा। जिधर वस्तु होगा अगर उधर प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अगर वस्तु जिधर है और उसके विपरीत दिशा में प्रतिबिंब बनता है तो उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। प्रधान अक्ष के अगर ऊपर प्रतिबिंब बनता है तो वह सीधा होता है, और प्रधान अक्ष के अगर नीचे प्रतिबिंब बनता है तो वह उल्टा होता है, वह उल्टा होता है। आई होप कि आप लोगों को बेहतर तरीका से एकदम समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का मतलब अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में कह रहा है कि ये जो ध्रुव है, ये ध्रुव है जहां से हम लोग इस दर्पण को ले रखे हैं वृत्ताकार, यहां से टुकड़ा लिए है ना दर्पण का, तो कह रहा है कि इसको क्या कहते हैं? तो इसको बता देते हैं, इसको कहते हैं दर्पण की चौड़ाई। इसको क्या कहते हैं? दर्पण की चौड़ाई। और इसी को क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक। क्या बोला जाएगा इसको? दर्पण का द्वारक। ये जो दर्पण है, अवतल हो चाहे उत्तल हो, जहां तक हम लोग ये वाला टुकड़ा लेते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं दर्पण की चौड़ाई, और उसी को क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, देखिए ए ऑप्शन में दे रहा है मुख्य फोकस, बी ऑप्शन में दे रहा है वक्रता त्रिज्या, सी ऑप्शन में दे रहा है, सी ऑप्शन में प्रधान अक्ष, और डी ऑप्शन में कह रहा है गोलीय दर्पण का द्वारक। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो डी आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? डी। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए एकदम बिल्कुल ध्यान रखिए यहीं पर, किसी गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र क्या होता है? गोलीय दर्पण कितने प्रकार का? तो गोलीय दर्पण आपका 2 प्रकार का। कितने प्रकार का? 2। कौन कौन? एक अवतल दर्पण और दूसरा कौन सा? उत्तल दर्पण। कह रहा है कि दर्पण सूत्र बताइए, तो आप लोग को बताया गया है क्लास में 1/f बराबर 1/v या प्लस 1/u, चाहे वह दर्पण अवतल हो चाहे वह दर्पण उत्तल हो, दोनों के लिए दर्पण सूत्र का मान कितना होता है? दर्पण सूत्र का मान कितना होता है? या इसी को कहते हैं इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मिरर फार्मूला। क्या बोलेंगे? मिरर फार्मूला बोलेंगे। मिरर फार्मूला वह कौन सा होगा? तो ए ऑप्शन में दे रहे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो हमको यही वाला आंसर क्या है? सही है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न समझिए, किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है। किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी, यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे, लेंस दे रखा है तो आपको बता देते हैं कि अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, दोनों में जो फोकस होता है वह निगेटिव होता है। निगेटिव क्यों होता है? क्योंकि अवतल दर्पण में या अवतल लेंस में जो फोकस होता है वह सामने होता है। जो सामने होगा परावर्तक सतह, जिधर से चेहरा देखते हैं उसको कहते हैं, वो उधर जो होगा ना प्रकाश के विपरीत दिशा में होगा तो वह निगेटिव होगा, और जो प्रकाश के विपरीत दिशा में मापा जाएगा ध्रुव से या लेंस में प्रकाशीय केंद्र से तो वह पॉजिटिव होगा, और उल्टा दिशा में मापेंगे तो निगेटिव हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? ऋणात्मक। अगर यही बात रहता उत्तल दर्पण के लिए या उत्तल लेंस के लिए रहता या उत्तल दर्पण के लिए रहता, उत्तल लेंस के लिए या उत्तल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी होगा वह पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि उत्तल लेंस में और उत्तल दर्पण में फोकस जो होता है वह पीछे होता है, जिधर वस्तु होता है उसके विपरीत दिशा में होता है। और वस्तु को किधर रखते हैं? तो जिधर परावर्तक सतह होगा उधर वस्तु को रखा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न देखिए, किसी गोलीय दर्पण का रैखिक आवर्धन, आवर्धन को रैखिक आवर्धन भी बोला जाता है, रैखिक आवर्धन भी बोला जाता है, रैखिक आवर्धन भी बोला जाता है। क्या होगा, कह रहा है कि m का मान क्या होगा, m का मान क्या होगा, यदि प्रतिबिंब के आकार h डैश और वस्तु के आकार h डैश हो तो आवर्धन का मान क्या है। आपको पिछले प्रश्न में बताए आवर्धन बराबर होता है m बराबर h डैश बटा में h, तो कहेंगे कि सर आप तो ये भी बताए हैं m बराबर प्लस v बटा u, जी एकदम बिल्कुल बताए हैं, लेकिन इसमें देखिए, इस सेंटेंस में देखिए क्या दे रखा है, कह रहे कि प्रतिबिंब के आकार h डैश, प्रतिबिंब का आकार h डैश दिया है और वस्तु का आकार h दिया है, तो इस सेंटेंस के अनुसार जो होगा, इस प्रश्न के अनुसार जो होगा वो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। अर्थात m बराबर, देखिए इसमें h बटा h डैश लिखा है, h बटा h डैश लिखा है और इसमें सी ऑप्शन में लिखा है h डैश बटा h, तो आंसर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये ठीक है लेकिन इस सेंटेंस के अनुसार ये वाला आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा सी आंसर होगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखिए, आवर्धन का धनात्मक लिखा गया है, धनात्मक और आवर्धन का धनात्मक मान क्या बताता है। आवर्धन का धनात्मक मान यही बताता है कि वस्तु के सापेक्ष जो प्रतिबिंब है वह सीधा है, वह क्या है, सीधा है। तो वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब क्या है, सीधा है, क्या है, सीधा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में बिल्कुल समझ में आएगा। आप लोग एकदम ध्यान पूर्वक तो देखिए, आप लोग को सब कुछ यहाँ पर मिलेगा, सब कुछ यहाँ पर पढ़ाया जाएगा बिल्कुल फ्री में, एकदम डेली पढ़ाया जाएगा, कंटिन्यू पढ़ाया जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और 40 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या का मतलब आर पूछ रहा है, आर कितना दे रखा है, 40 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एफ का मान बताइए, तो बताया गया है क्लास में बताया गया है कि फोकस बराबर क्या होता है, फोकस दूरी बराबर क्या होता है, तो r बटा 2 होता है। और गोलीय दर्पण दे रखा है, ना उत्तल का बात कर रहा है ना अवतल का बात कर रहा है, तो इसमें केवल ये बताएंगे f बराबर r/2, दोनों दर्पण के लिए यही होता है। तो f बराबर r का मान कितना दिया है, 40, तो 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर कह रहा है कि मुख्य अक्ष किसको कहते हैं, तो मुख्य अक्ष प्रधान अक्ष को कहा जाता है। तो कह रहा है कि दर्पण का ध्रुव अगर यहाँ है तो मुख्य अक्ष को ऐसे खींचते हैं तो ये क्या है, ये वाला दर्पण है, ये वाला उसका ध्रुव है। तो कह रहा है कि इसको खींचा गया है, तो यहाँ पर देखेंगे तो कितना डिग्री का कोण बना रहा है, तो 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर, ये वाला मुख्य अक्ष है, दर्पण के ध्रुव पर कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो 90 डिग्री का कोण बनाता है। 90 डिग्री का मतलब अभिलंब। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा। 45 डिग्री नहीं होगा, 180 भी नहीं होगा, 135 तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तेल लगा कागज होता है, तो बताए हैं कि प्रकाश के आधार क्या हो गया, कहने का मतलब है वस्तु में प्रकाश, वस्तु को प्रकाश आर पर कर देता है कि नहीं कर देता है। इस आधार पर वस्तु को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, तो एक बांटा गया है पारदर्शक, दूसरा कौन सा है, दूसरा है अपारदर्शक, और तीसरा कौन सा है, तीसरा है पारभासी या पारभाषक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पारभाषक क्या बोलते हैं उसको, पारभाषक बोलते हैं। तो अब देखिए पारदर्शक कौन सा होता है,
तो जिस वस्तु को प्रकाश आर पार कर जाता है, होकर के गुजर जाता है, उसको पारदर्शक कहते हैं और या पारदर्शी कहते हैं। जिस वस्तु से होकर के प्रकाश बिल्कुल आर पार नहीं होता है उसे अपारदर्शी या अपारदर्शक कहते हैं। जिससे होकर के प्रकाश का कुछ भाग जो है आर पार जाएगा, कुछ भाग जो है आर पार नहीं जाएगा, यानी प्रकाश जो है अंशतः रूप से पार हो जाएगा, थोड़ा पार होगा, बाकी बिल्कुल इधर रह जाएगा, उसको कहते हैं परिभाषक, या इसका एक और रूप बता सकते हैं अर्ध पारदर्शी। इसको क्या कहते हैं? अर्ध पारदर्शक या अर्ध पारदर्शी। तो अब बताइए, तेल लगा कागज, इसमें जब लाइट टॉर्च दिखाएंगे तेल लगा कागज पर तो प्रकाश का कुछ भाग इधर रह जाएगा और प्रकाश का कुछ भाग उधर चला जाएगा। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? प्रभाषक। कौन सा हो जाएगा? प्रभाषक। प्रकाश के कुछ भाग को जाने देगा और प्रकाश के कुछ भाग को रोक लेगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, दर्पण की चौड़ाई को क्या, लो आ गया, जो बताए थे वो भी आ गया। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? फोकस कहा जाता है, द्वारक कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है, कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? द्वारक। क्या हो जाएगा? द्वारक। क्या हो जाएगा? द्वारक। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, रोगियों के नाक, कल भी बताए थे, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर द्वारा, चिकित्सक द्वारा, दंत विशेषज्ञ द्वारा किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि अवतल दर्पण के द्वारा, एक तो ये है कि अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रकाश है वह एकत्रित हो जाता है, और एक बात ये भी है कि अवतल दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह थोड़ा सा बड़ा बनता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अवतल दर्पण। ए ऑप्शन हो गया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? टॉर्च से, ये हो गया आपका टॉर्च। टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? समांतर प्रकाश पुंज, कि अपसरित प्रकाश पुंज, कि अभिसरित प्रकाश पुंज, कि सभी उत्तर सही है? तो नहीं, इसका एक आंसर कौन सा हो जाएगा? अपसरित प्रकाश पुंज। क्योंकि प्रकाश की किरणों को क्या करता है? तो प्रकाश की किरणों को यहाँ से धीरे धीरे फैलता है, तो इसको क्या कहते हैं? अपसरित। क्या कहेंगे इसको? अपसरित। अगला प्रश्न देखते हैं। एक मिनट, यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? अपसरित हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाशिक माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है? तो एक होता है सघन माध्यम और एक होता है विरल माध्यम। एक होता है सघन माध्यम और एक कौन सा होता है? विरल माध्यम। एक सघन माध्यम और एक विरल माध्यम। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। 2 प्रकार। क्या हो जाएगा? 2 प्रकार। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रकाश तरंगे होती है, यानी कि प्रकाश के बारे में बताइए। तो प्रकाश जो है पहले तो समझ जाते हैं कि प्रकाश जो है वह आँख का पूरक है। कहने का मतलब है एक के बिना एक अधूरा है। आँख है, प्रकाश नहीं है तो भी कुछ नहीं दिखाई देगा। प्रकाश है, आँखें नहीं है तो फिर कुछ नहीं दिखाई देगा। यानी कि एक के बिना एक क्या है? अधूरा है। एक के बिना एक अधूरा है, एक के बिना एक अधूरा है, यानी कि इसको कहते हैं पूरक। क्या बोलते हैं इसको? पूरक कहते हैं। तो प्रकाश और आँख एक दूसरे के पूरक है। प्रकाश जो है वह एक अनुप्रस्थ तरंग है। कल बताए थे प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। और आगे आप लोग को मिलेगा कि प्रकाश जो है वह विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगर इसको आवृत्ति ज़्यादा हो जाए, अगर इसकी आवृत्ति ज़्यादा हो जाए तो यह विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में उत्सर्जित होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगला प्रश्न देखते हैं,
प्रकाश स्रोत के सामने एक हरे रंग की छड़ी को खड़ा कर देने पर उसकी छाया कैसी बनेगी। तो इधर प्रकाश आ रहा है, इधर मान लेते हैं कि ये सन है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि हरा रंग की एक छड़ी खड़ा कर दिया जा रहा है। तो कह रहा है कि इसका छाया इधर बनेगा, छाया मान लेते हैं कि यहाँ इसका बन गया छाया। तो छाया बन रहा है तो ये किस कलर का बनेगा, लाल रंग की बन जाएगा कि हरे रंग के, ये जो छड़ी है वह किस रंग का है, हरा रंग का है। तो हरे रंग की बन जाएगा कि काली रंग की हो जाएगा कि पीली रंग की। तो आपको पता है कि छाया जो होता है वो हमेशा काले रंग का, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, काले रंग की। अगला प्रश्न देखते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को कहाँ रखना चाहिए। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और आपको पता है कि अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है और एक कंडीशन में काल्पनिक बनता है। काल्पनिक के साथ साथ प्रतिबिंब जो होता है वह सीधा होता है, और बाकी सब कंडीशन में वास्तविक के साथ प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा होती है। और ये काल्पनिक और सीधा, इस प्रश्न में सीधा बनाना है। तो सीधा कब बनता है, अवतल दर्पण में मात्र एक ही कंडीशन है कि प्रतिबिंब जो है सीधा बनता है, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाए। वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाए तो वस्तु को अगर यहाँ पर रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब है वह इधर बनेगा, बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, कि वक्रता केंद्र पर, कि वक्रता केंद्र के बाहर, कि इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं है क्योंकि ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच में। मुख्य फोकस लिख सकते हैं, फोकस को ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। तो इस चारों ऑप्शन, इन तीनों में से तो कोई होगा नहीं, तो डी आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, लास्ट प्रश्न है आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है। एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखने पर उसका आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। प्रतिबिंब कैसा बना, और कौन सा दर्पण है अवतल, प्रतिबिंब कैसा बनाना है, सीधा, फोकस दूरी बताना है क्या होगा। अभी बताए कि अवतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब कब बनता है, तो जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाए। तो वस्तु कह रहा है कि अवतल दर्पण से कितना सेंटीमीटर दूर रखा गया है, वस्तु रखा गया है 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर आज सीधा बनाना है, तो यानी कि फोकस दूरी जो होगा वह 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही फोकस होगा तभी वस्तु कहा जाएगा कि ध्रुव और फोकस के बीच स्थित है। इसका मतलब है कि 10 सेंटीमीटर से ऑप्शन में 15 ज़्यादा है, 20 भी ज़्यादा है, 12 भी ज़्यादा है, यानी कि फोकस दूरी वस्तु दूरी से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह सीधा बनाना है, पीछे बनेगा तभी सीधा बनेगा। वस्तु से बड़ा भी बनता है तो वह कब अवतल दर्पण में कब बनता है, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो। तो वस्तु दूरी अगर 10 सेंटीमीटर है तो फोकस ज़्यादा होना चाहिए। तो ये 15 भी ठीक है, 20 भी ठीक है, 12 भी ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वह डी हो जाएगा, आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वह डी हो जाएगा। तो चलिए आज का ये लास्ट प्रश्न था, इतना ही जो है प्रश्न। एक चैप्टर में आपका कुल क्वेश्चन जो हो गया वह 45 करवा दिए हैं। आगे अगर और भी वीडियो इसी तरह का देखना है, इसी तरह का और वीडियो आपको अगर चाहिए तो मेरे चैनल द जुपिटर क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए और इसको देखते रहिए और खूब प्यार देते रहिए। और एक बात और कहेंगे कि आपको बिल्कुल चिंता करने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि द जुपिटर क्लासेज आप सभी के लिए, 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए बिल्कुल 10वीं के साथ साथ 9वीं, 11वीं और 12वीं सभी के लिए हमेशा कंटिन्यू वीडियो लाता रहेगा। बस आप लोग बिल्कुल इसी तरह से चैनल पर अपना प्यार और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।